सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक मिनट रुक जाओ तो ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पीजीबीपी पढ़ रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा पीजीबीपी आपका ख़त्म हो जाए, फिर आप आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सारे कंसेप्ट आपके लगभग ख़त्म हो जाएंगे आज। ट्राई करेंगे आज ही ख़त्म करेगा, नहीं तो एक लेक्चर और लगेगा, पर आज पूरा हो जाएगा मेरे को लग रहा है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हम आए थे इनएडमिसिबल डिडक्शन में, सेक्शन नंबर 40। तो अगर हमने नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को टीडीएस बिना काटे पेमेंट किया तो अपना 100% जो अमाउंट है 100% अपना एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा अपना डिसअलाउड। अगर टीडीएस कट नहीं किया या फिर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पेड नहीं किया हमने, तो 100% अपना हो जाएगा डिसअलाउड। उसके बाद में अगर रेसिडेंट को पेमेंट किया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस और विदाउट पेमेंट तो गवर्नमेंट, तो अपना 30% जो हो जाए वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर हमने सब्सिक्वेंट ईयर में उसका टीडीएस का डिपॉजिट कर लिया तो उस ईयर में अपने को वो जो डिसअलाउ होता वो अपना डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। जो अगर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और जो पर्सन को अमाउंट रिसीव हुआ उसने अपना आईटीआर फाइल कर दिया, उसने वो अमाउंट अपने टोटल इनकम में ले लिया और जो उसके ऊपर का टैक्स है वो भी उसने पे कर दिया, तो अपने ऊपर डिसअलाउंस नहीं आएगा, आरसीसी के ऊपर डिसअलाउंस नहीं आएगा। अगर सैलरी एनी सैलरी दे रहे अपन आउटसाइड इंडिया को और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, तो अगर उसको अगर टीडीएस डिडक्ट करके पैसा नहीं दिया, फिर टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, ड्यू डेट ऑन द टीडीएस तक, ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द टीडीएस, यहाँ पे क्या था ड्यू डेट ऑफ द आरओ है, यहाँ पे अपना है ड्यू डेट ऑफ द टीडीएस पेमेंट, टीडीएस पेमेंट। तो अपना ये जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। सैलरी रहा तो उसके बाद में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अपने फंड को जिससे एम्प्लॉय को पैसा मिलने वाला है और इसमें हम कोई भी अरेंजमेंट नहीं करते टीडीएस के रिलेटेड, तो वो अपना अमाउंट जो है वो अपना हो जाएगा डिसअलाउ। उसके बाद में कोई भी नॉन मॉनिटरी परक्विजिट हो रहा है एम्प्लॉयर को और उसके ऊपर जो टैक्स है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, ये इतना मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में हम आए थे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर को पैसे दे रहे हैं अपन, पेमेंट दे रहे, रेम्यूनरेशन दे रहे। तो अगर नॉट ऑथोराइज बाय डीड होगा तो अपने को अलाउड नहीं होगा, डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। पर ऑथोराइज बाय डीड होगा तो अपने को देखना पड़ेगा एक तो इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं अपन या फिर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं अपन। एक मिनट होल्ड करना। एक तो इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं अपन या फिर रेम्यूनरेशन का पैसा दे रहे हैं अपन। तो इंटरेस्ट का अगर पैसा दे रहे होंगे तो मैक्सिमम अपना 12% पर एनम का डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा। और रेम्यूनरेशन का पैसा दे रहे होंगे तो रेम्यूनरेशन अपने को देखना पड़ेगा कि वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं या नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे। अगर वर्किंग पार्टनर को दे रहे तो अपने को लिमिट या फिर टोटल पेमेंट टू ऑल वर्किंग पार्टनर विच आर इज लोअर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। पर नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे तो अपना 100% डिसअलाउ हो जाएगा। तो लिमिट कितना है अपना, लिमिट अपने को निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट के बेसिस पे। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो अपने को नेट प्रॉफिट ऑफ द पीजीबीपी लेना पड़ेगा, उसमें अपने को रेम्यूनरेशन, अगर पार्टनर का रेम्यूनरेशन अगर पीएनएल में अपने डेबिट करके रखा होगा, मतलब एज ए एक्सपेंस अपने अलाउड करके रखा होगा, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा। और अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन रहा, अनएब्सॉर्ब कोई डिप्रिसिएशन रहा तो उसको अपने को लेस करना पड़ेगा। और कोई अदर हेड का इनकम रहा तो वो यहाँ से अपने को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को बुक प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी निकालना है, बुक प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी निकालना। तो यहाँ पे अपना बुक प्रॉफिट आ जाएगा और बुक प्रॉफिट लेने के बाद अपने को लेना पड़ेगा, अगर फर्स्ट 3 लाख पे 3 लाख या फिर लॉस है, 3 लाख या फिर लॉस है तो अपने को लेना पड़ेगा 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा। और 3 लाख के ऊपर जो लिमिट गया है, 3 लाख के ऊपर जो बुक प्रॉफिट गया है उसके ऊपर 60% लेना पड़ेगा, 60%। और ये पूरा ऐड करो तो ये आ जाएगा अपना लिमिट चेक करो, लिमिट और पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दिया है, सारे रेम्यूनरेशन मतलब सारे पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दिया है वो कंपेयर कर लो, विच इज लोअर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। जो डिडक्शन मिलने के बाद जो ऊपर का अमाउंट है वो अपने को डिसअलाउ करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में अपने को ऐड करना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन जो दे रहे हैं हम, अगर कोई भी एडजस्टमेंट मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ अपने डीड में तो अपने को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। अपन ये जो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं ले सकते, प्रोस्पेक्टिव उसका इफेक्ट नहीं ले सकते। उसके बाद सेक्शन नंबर 48(2)
यहाँ पे केस में, इस केस में अप्लाई नहीं होगा, जो है अपने रिलेटेड पार्टी को अगर कोई भी पेमेंट किया हमने, तो इस केस में वो अलाउड नहीं होगा। जो प्रॉफिट होता है, मतलब अपन ने रेम्यूनरेशन देने के बाद जो प्रॉफिट होता है, आखिरी में जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर को जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो ये जो प्रॉफिट जाएगा वो एग्जम्प्ट होता है इन द हैंड ऑफ पार्टनर। तो ये देखो, रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम एलएलपी इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a) के अंदर वो एग्जम्प्ट होता है। और जो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन जो होता है, इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम एलएलपी इज टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी हेड ऑफ द पार्टनर। पीजीबीपी हेड के पार्टनर की, मतलब अपने को पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन अलग हो जाएगा और वो अपने पार्टनर जो है उनके हाथ में पीजीबीपी इनकम बोल के वहां पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरेस्ट के रिलेटेड हमने पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दे रहे हैं अपन उस पर्सन को, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिमिट में आ जाएगा। पर उसको अगर पर्सनल कैपेसिटी, मतलब पार्टनर वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है और उसको ही हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अपना 12% का लिमिट लग जाएगा। पर वो पार्टनर एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर उसको इंटरेस्ट अपन पर्सनल कैपेसिटी में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 12% का लिमिट नहीं आएगा, जितना अमाउंट दिया उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पर अब यहाँ पे वो पार्टनर जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में और उसको इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दे रहे, तो पूरा 100% अपने को डिडक्शन अलग हो जाएगा। पर एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो अपने 12% का लिमिट यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा पढ़ा था। अब चालू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल अंडर सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, यहाँ पे हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि रिलेटेड पार्टी का सेक्शन नंबर 40(a)(2) के, तो उस वही सेक्शन हम पढ़ने वाले सबसे पहले, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन नंबर 40(a)(2। तो पेमेंट कर रहे हैं हम किसको? स्पेसिफाइड पर्सन को। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन होता है? तो रिलेटिव। अब इंडिविजुअल एचयूएफ रहा तो इसके इंडिविजुअल रहा तो उसके रिलेटिव आ सकते हैं, पर कोई भी अदर पर्सन रहा तो उनके, अब कंपनी की केस में तो रिलेटिव नहीं आ सकते, तो अपन जब लेमन लैंग्वेज में जब सिखाते तब हम रिलेटिव बोल सकते हैं, पर सेक्शन में लिखा है स्पेसिफाइड पर्सन, तो कोई भी पेमेंट अपन स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहे, कोई भी पेमेंट अपन स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहे। तो अगर असेसी अब क्या करेंगे? असेसी रहा कोई भी, तो उसको तो उसका प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। उसको अगर प्रॉफिट कम करना पड़ेगा तो यहाँ पे वो डिडक्शन बढ़ा देंगे। डिडक्शन मतलब एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे, जितना चाहे उतना एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे, जितना उसकी मर्जी हो उतना वो एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे। अब एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? कोई भी रिलेटिव पकड़ लेता है अपना और उसको पेमेंट कर देता है। रिलेटिव पकड़ लेता है और उसको पेमेंट कर देता है, तो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस अगर ये असेसी ने ये एक्सपेंस बोल दिया और ये अगर एओ ने नहीं दिखाई ये एक्सपेंस, अगर रिलेटिव को दिखाया, तो इसका ये जो है ये एक्सपेंस तो हो गया, मतलब इधर प्रॉफिट उसका कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। अगर ये एओ के नजर में आ गया, अगर ये एओ के नजर में आ गया तो वो क्या बोलेगा? तू रिलेटिव को पैसे दे रहा है, तू यहाँ पे फ्रॉड कर सकता है। अगर ये मतलब फेयर मार्केट वैल्यू में अगर पैसे दे रहा है या फिर आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, आर्म्स लेंथ प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना। मतलब चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा भाई है, मेरा भाई कोई समझो मेरी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री समझो, मोबाइल मैन्युफैक्चर करता मैं, मेरी मोबाइल की इंडस्ट्री। अब मेरा कोई भाई है, समझो कोई भी भाई ले लो, मेरा कोई के नाम का भाई है मेरा। अब ये भाई से मैं रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, समझो रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस उसको दिखा दूंगा, और ये जो एक्सपेंस मेरा जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो, अगर एक्सपेंस ज़्यादा दिखा मैंने, जितना एक्सपेंस ज़्यादा दिखाऊंगा उतना मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं के को क्या बोलूँगा? तू जितना ज़्यादा हो सके उतना अमाउंट बिलिंग में बढ़ा दे, जो बिल आएगा उतना अमाउंट जितना हो सके तेरा बढ़ा दे। अब ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब समझो मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, ये पूरा जो बढ़ा हुआ एक्सपेंसेस है उसके बेसिस पे मेरा प्रॉफिट कम हो गया और उसके ऊपर मैंने रिटर्न फाइल कर दिया। अब ये जो है मेरा जो आईटीआर है वो असेसमेंट में चला गया, समझो असेसमेंट हो गया इसका। अब एओ आएगा, असेसमेंट ऑफिसर आएगा और वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाएगा मेरे से कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट दे दो, कि मेरे को चेक करना है आपने टैक्स ठीक से फाइल किया क्या, आपने नेट प्रॉफिट ठीक से कैलकुलेट किया क्या, ये एओ मुझसे पूछेगा। अब एओ मुझसे पूछेगा तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट दूंगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ी वाली है, बहुत लिमिट से ज़्यादा बढ़ाई हुई है, क्योंकि
क्योंकि इसको मैंने बोला है कि तू जब बिल देगा मेरे को ये अमाउंट बढ़ा के दे, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना बढ़ा के दे, ताकि मेरा टैक्स कम हो, ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो। तो एओ के मैं बुक्स ऑफ अकाउंट दूंगा, तो एओ क्या बोलेगा, ना बाबा ना, इतना अमाउंट में थोड़ी मिलता है ये प्रोडक्ट, मार्केट में इसका रेट देखो ये तो बहुत कम है, बहुत कम रेट में मिलता है, तुमको चूना लगाया गया है, पर उसको चूना नहीं पता ना कि मैं चूना लगा लिया है खुद को, कि मैं ज्यादा एक्सपेंस दिखा रहा हूं और ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो, इसलिए मैं ज्यादा एक्सपेंस दिखा रहा हूं। तो एओ क्या बोलेगा, अच्छा तुमको चूना नहीं लगा, तुम तो तुम्हारे भाई से ले रहे हो भाई, तो मतलब तुम यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हो, तुम यहाँ पे अपना प्रॉफिट कम दिखा रहे हो। तो ये जो अमाउंट है ये फ्रॉड की वजह से ये अमाउंट मैंने एक्सपेंस जो है मेरा इंक्रीज कर दिया है। तो एओ क्या बोलेगा, ना बाबा ना, अब यहाँ पे तू आर्म्स लेंथ प्राइस ले। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू जो मार्केट में आता है पूरा प्रोडक्ट, आर्म्स लेंथ प्राइस ले और उसके ऊपर ये पूरा ट्रांजैक्शन कर। तो समझो मैंने यहाँ से उसको, अगर मार्केट में प्रोडक्ट आर्म्स लेंथ प्राइस है 100 रुपए का और मैंने यहाँ पे 150 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये जो 50 रुपए जो मैंने ज्यादा क्लेम किए, जो मैंने ज्यादा एक्सपेंस इनकर किए, जो मैंने ज्यादा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा है, तो एओ क्या बोलेगा, ये 50 रुपए तेरे को कम करना पड़ेगा, ये अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ और तेरे को प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से तेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उसके ऊपर तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रिलेटिव में जब भी हम रिलेटिव को पेमेंट करते हैं, तब अगर ये केस एओ की नजर में आ गया है, तब अगर ये केस एओ को समझ में आ गया, एओ में मतलब ऐसी चीजें हैं जब असेसमेंट में निकलती है तब अपने को समझ में आता है। अब असेसमेंट में निकला ही नहीं, समझो मैंने यहाँ पे जो अमाउंट है, समझो मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है, मैंने 105 में खरीद लिया, अब 5 रुपए का फर्क है तो ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं टैक्स पे कर दूंगा, असेसमेंट में खुलेगा में नहीं मेरा केस, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं 5 रुपए का एक टैक्स मतलब ये कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। 5 रुपए का जो मैंने, बस मेरा प्रॉफिट कम हो गया, 5 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया और उससे मेरा टैक्स भी थोड़ा सा ही कम होगा, मतलब ज्यादा कम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर छोटा मोटा अमाउंट रहा तो वो एडजस्ट हो सकता है, मैं रियल लाइफ में बता रहा हूँ आपको, छोटा मोटा अमाउंट रहा तो वो एडजस्ट हो सकता है, पर यहाँ पे बड़ा अमाउंट रहा और ये केस अगर असेसमेंट में खुल गया, तो असेसी तो ये अमाउंट डिसअलाउ करना पड़ेगा, उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो डिसअलाउ हुआ मतलब जो एक्सेस अमाउंट है वो डिसअलाउ करके उसके प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा और उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एओ क्या करता है, एओ इफ द पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर मेड टू रिलेटिव देन एओ कैन डिसअलाउ एक्सेसिव और अनरीजनेबल अमाउंट वो डिसअलाउ कर सकता है। मतलब अगर बाय चांस ये केस असेसमेंट में खुला तभी इसके चांस है, मतलब ये सेक्शन कब आ सकता है, जब ये केस जो है वो असेसमेंट में खुला और असेसमेंट में समझ में आया कि कोई भी हमने ये जो अमाउंट है अपने रिलेटिव को दी है, ये जो एक्सपेंस है हमने रिलेटिव से परचेस किया हुआ है और उसको पेमेंट कर रहे हैं अपन, और ये अनरीजनेबल है, एक्सेसिव पेमेंट है और अनरीजनेबल पेमेंट है, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस से हमने ज्यादा में परचेस किया और यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, फ्रॉड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। तो एओ क्या बोलेगा, एओ बोलेगा ये जो अमाउंट है, ये जो एक्सेसिव अमाउंट है, मतलब 100 का हमने 110 में खरीदा, तो 10 रुपए जो है तेरे को प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा, और अपना नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ने के बाद अपने को उस पे टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन जनरली जब असेसमेंट में आता है तब अपने को ये एओ की तरफ से ये लग जाता है, तब एओ पूरा एक्सपेंसेस चेक करता है कि किसको हमने पेमेंट किया, उसके बिलिंग मंगाता है, फिर पूरा प्रोसीजर होता है। जब आप असेसमेंट में खुलेंगे, आर्टिकल में जाएंगे और बाई चांस कोई असेसमेंट खुल गया तो आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि एओ कैसे असेसमेंट करता है। पर ये जब कोई सेक्शन जब है वो असेसमेंट में ही खुलता है जनरली। अब अगर फ्रॉड दिखा ही नहीं, मतलब चोरी दिखी नहीं, मैंने चोरी की ही नहीं पर चोरी दिखी नहीं, चोरी करने वाला मतलब चोरी जो हुई है मेरी, वो अगर कोई प्रूफ ही नहीं कर पाया कि ये आपने चोरी की है, तब तक उसको चोरी तो नहीं बोलेंगे, तब तक चोरी भी लीगल हो जाएंगी। तो जब तक ये जो चोरी ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये जो चोरी आपने चोरी करके ये अमाउंट किया है, तब तक ये चोरी नहीं होती, ये पूरा लीगली हो जाता। मतलब अगर किसी चोर ने चोरी की है तो पुलिस वालों को उस चोर को चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा पुलिस वालों को, तूने चोरी की है, ये इसका प्रूफ है, तब तक वो निर्दोष है। तो देखो इंडिविजुअल के केस में कौन कौन अपना रिलेटिव हो सकता है, तो स्पाउस, धर्मपति जो भी है अपना स्पाउस इंडिविजुअल का, तो उसको हम रिलेटिव में ले लेंगे, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट मतलब अपने मम्मी पापा और
समझो मैं अपने, अब मेरे जो मम्मी पापा है वो मेरे लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट हो गए, और उनके ऊपर मतलब अब मम्मी के साइड के मम्मी पापा छोड़ दो, मम्मी के साइड के मम्मी पापा छोड़ दो, पर मेरे पापा के साइड के जो मम्मी पापा है वो भी मेरे लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट में आ जाएंगे, और मेरे बच्चे बाल बच्चे जो भी रहे तो ये भी मेरे रिलेटिव में आ जाएंगे, रिलेटिव में आ जाएंगे। तो रिलेटिव में इंडिविजुअल के केस में कौन कौन आएंगे, स्पाउस आएंगा, ब्रदर आएंगा, सिस्टर आएंगी, एनी लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट भी आ जाएगा। उसके बाद में एचयूएफ रहा तो मेंबर ऑफ एचयूएफ, मेंबर ऑफ एचयूएफ, और रिलेटिव ऑफ द मेंबर मतलब ये जो है रिलेटिव ऑफ द मेंबर मतलब कौन आएंगे, ये सारे आएंगे रिलेटिव ऑफ द मेंबर में, ये सारे आएंगे रिलेटिव ऑफ द मेंबर में। तो अगर कोई मेंबर रहा तो वो एचयूएफ का रिलेटिव बन जाएगा। पर रिलेटिव मतलब मेंबर के कोई रिलेटिव रहे, मतलब जो इंडिविजुअल रहा उसके कोई स्पाउस ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट है तो वो भी अपने रिलेटिव में आ जाएंगे, वो भी अपने रिलेटिव में आ जाएंगे। उसके बाद में फर्म रही तो फर्म के पार्टनर और रिलेटिव ऑफ द पार्टनर। उसके बाद में एओपी बीओआई रहा तो मेंबर ऑफ द एओपी बीओआई ऑफ और मतलब एंड रिलेटिव ऑफ द पार्टनर, कोई भी रिलेटिव पार्टनर के रहे, कोई भी रिलेटिव मेंबर के रहे, सॉरी मेंबर के रहे तो वो भी अपने रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। कोई भी कंपनी रहे तो उनके डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर में मतलब 5-6 डायरेक्टर रहे तो 5-6 डायरेक्टर जितने भी डायरेक्टर होंगे उनके रिलेटिव भी अपने असेसी, मतलब कंपनी है यहाँ पे असेसी अपनी कंपनी तो उसके रिलेटिव में आ जाएंगे। मतलब डायरेक्टर के कोई भाई रहा और भाई से हमने परचेस किया है, मतलब यहाँ पे मैं हूँ, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, एसके लिमिटेड है और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरे भाई से कंपनी ने परचेस किया होगा। अब कंपनी तो एक अलग एसएससी हो गया, मैं एक अलग एसएससी हो गया और मैं तो डायरेक्टर हूँ, पर मेरे भाई से अगर कंपनी ने परचेस किया, मेरे भाई से अगर कंपनी ने कुछ परचेस किया और उसका एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट पे परचेस किया तो एओ उसका अमाउंट डिसअलाउ कर सकता है। मतलब मेरे रिलेटिव भी रहा डायरेक्टर का या कोई मेंबर भी रहा, मेंबर का भी रिलेटिव रहा तो वो अमाउंट यहाँ पे कंसिडर कर लेगा, रिलेटिव की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। और उसके बाद में एनी असेसी मतलब कोई भी असेसी रहो तो उसको उस केस में अपने को देखना पड़ेगा, कि ये जो है इधर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं ना वो मतलब कोई भी पर्सन रहा, अब एसके लिमिटेड अपनी कंपनी और उसमें कोई भी पर्सन का 20% होल्डिंग रहा तो समझो ऐसे कोई तो उसका 20% होल्डिंग रहा तो वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो गया वो कंपनी में। तो ये जो है ये अपना रिलेटिव हो जाएगा, ये कंपनी का रिलेटिव हो जाएगा, तो एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बिजनेस ऑफ द असेसी or related person of such person who has substantial interest in assessee's business। तो मेरी एसके लिमिटेड कंपनी और इसमें कोई आर है और आर ने इधर यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है, तो ये तो अपना रिलेटिव हो जाएगा। एसके लिमिटेड जो अपनी कंपनी एसएससी हो गया, एसके लिमिटेड का आर तो रिलेटिव हो जाएगा, पर इसके कोई इंडिविजुअल है, ये अपना इंडिविजुअल है, उसके कोई स्पाउस रही, ब्रदर रहो, सिस्टर रहो, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट रहो तो ये भी कंपनी के रिलेटिव बन जाएंगे, ये भी अपने कंपनी के रिलेटिव बन जाएंगे। तो इनसे भी कोई अगर परचेस किया होगा मतलब एक्सपेंस आ रहा होगा अपन को यहाँ पे और वो एक्सेस हो गया होगा तो असेसिंग ऑफिसर वो भी अपना चेक करेगा। तो देखो एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% इंटरेस्ट यहाँ पे देके रखा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर वोटिंग राइट और प्रॉफिट शेयर मतलब 20% से ज्यादा अगर वोटिंग राइट है और प्रॉफिट शेयर है 20% से ज्यादा अगर वोटिंग राइट है मतलब 20% और ज्यादा 20% और उससे ज्यादा अगर वोटिंग राइट और प्रॉफिट शेयरिंग है तो उसको हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहा तो वो अपना रिलेटिव बन जाएगा और रिलेटिव बन गया तो वो रिलेटिव पर्सन के कोई और रिलेटिव रहे तो अपने वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे, अब ये एनी असेसी मतलब ये सारे असेसी इसमें आएंगे, मतलब फर्म रही और फर्म में कोई 20% होल्ड करके रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वो फर्म का रिलेटिव बन जाएगा और वो रिलेटिव पर्सन का कोई और रिलेटिव होगा तो वो भी फर्म का रिलेटिव पर्सन हो जाएगा, तो एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द असेसी और रिलेटेड पर्सन ऑफ सच पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द असेसीज बिजनेस तो अपने वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ये रहा अपना सेक्शन नंबर 48(2).
इसमें क्या होता है, अगर हमने स्पेसिफाइड पर्सन को अगर पेमेंट किया, स्पेसिफाइड पर्सन को कोई भी पेमेंट किया, एक्सेसिव पेमेंट किया या अनरीजनेबल पेमेंट किया, तो एओ के पास पावर है, एओ के पास पावर है, असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि जो ये एक्सेसिव पेमेंट हुआ है, ये अनरीजनेबल पेमेंट हुआ है, वो उसको वो डिसअलाउ कर सकता है, उसको वो डिसअलाउ कर सकता है। अब रिलेटिव डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे, तो इंडिविजुअल, एचएफ, अपने ये इंडिविजुअल के केस में अपना स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, यूनियन, असेंडेंट, डिसेंडेंट। एचएफ के केस में एचएफ का मेंबर और उसके रिलेटिव, मतलब स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, यूनियन, असेंडेंट, डिसेंडेंट। फर्म के रहे, फर्म का पार्टनर और पार्टनर के रिलेटिव। एओपी बीओआई, एओपी बीओआई के मेंबर और उनके रिलेटिव। कंपनी रही, कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव। और एनी पर्सन रहा, एनी एसएसी रहा, उसमें किसी भी पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किसी भी पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो रिलेटिव बन जाएगा। पर वो रिलेटिव के कोई रिलेटिव रहे, वो रिलेटिव के कोई रिलेटिव रहे, तो वो भी अपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में आ जाएंगे, वो भी अपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में आ जाएंगे और उनको भी हम रिलेटिव कंसिडर कर लेंगे। ये हो गया अपना सेक्शन खत्म, ये हो गया अपना सेक्शन खत्म। अब बात करते सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो है अपना कैश पेमेंट। जो है अपना कैश पेमेंट, कुछ भी काम कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन से किसी को चैट कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन के किसी को मैसेज देख रहे होंगे, या फिर अपना स्क्रीन छोटा करके इंस्टा पे रील सर्च कर रहे होंगे, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे होंगे, तो सारा का सारा बंद कर दो, कान में हेडफोन डाल दो, क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने पीजीबीपी का। ये हमने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करके रखा है मैंने पीछे भी, पर यहाँ पे पूरा सेक्शन हम पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ने वाले कैश पेमेंट का, तो प्लीज ठीक से ध्यान दो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपके पास मॉड्यूल होगा, किसी ऑथर के नोट होंगे, तो उधर पूरा स्टार 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 कर दो, 5 स्टार कर लो, चांदनी रात बना दो। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर एक क्वेश्चन में इसका एडजस्टमेंट आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन ही है। तो देखो, कैश पेमेंट सेक्शन नंबर 40A3, कैश पेमेंट सेक्शन 40A3, कैश पेमेंट सेक्शन 40A3, हो सके तो सेक्शन याद कर लेना, कैश पेमेंट सेक्शन 40A3। अब ध्यान से बात सुनो, ध्यान से बात सुनो। एनी इफ असेसी मतलब मैं यहाँ पे आप असेसी पढ़ लो, या फिर कोई मैं पढ़ लेता, आपको एग्जांपल समझ में आएगा। तो मैं असेसिव, मेक पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर, फॉर एनी एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा हो, कोई भी एक्सपेंडिचर मतलब जो भी अपने डेबिट साइड आते हैं, पीएनएल के जो भी डेबिट साइड आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के जो भी डेबिट साइड में आते हैं, वो सारे के सारे अपने हैं एक्सपेंस। परचेज अपना एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में आते हैं अपने, वो सारे एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अपने पीएनएल में आते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर है। वहां पे हमने कोई भी मशीन परचेस किया, वो अपना एक्सपेंसेस है। फर्नीचर परचेस किया, वो अपना एक्सपेंसेस है। भले ही वो कैपिटल असेट है, पर अपने को एक्सपेंसेस है, अपन उसके पैसे देने वाले हैं, तो अपना एक्सपेंडिचर है। तो एनी पेमेंट इफ असेसी मेक पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर to single person in a single day otherwise than account, pay, check, draft, ECS or through any other prescribed mode exceeds रुपीज 10,000 से ऊपर अगर अमाउंट गई होंगी, 10,000 से ऊपर अगर अमाउंट गई होंगी, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है, ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है, ये हो जाएगा डिसअलाउ, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर। 10,000 के ऊपर का लिमिट नहीं लेने हैं आपने को, मतलब 15,000 का पेमेंट किया मैंने, तो 5,000 डिसअलाउ नहीं होगा, पूरा का पूरा 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा 15,000 यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा। तो असेसी मेक एनी पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर टू सिंगल डे और सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में हुआ है, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में हुआ है, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड, अदरवाइज देन ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड। अब प्रिस्क्राइब मोड में सारे ऑनलाइन मोड लेने के, ऑनलाइन मतलब जो भी हम फोन पे, गूगल पे कर रहे हैं, मतलब कोई भी यूपीआई से अपन पेमेंट कर रहे हो, वो आ जाएंगे, एनईएफटी आ जाएगा, आरटीजीएस आ जाएंगे, जो भी ऑनलाइन मोड है, वो अपने प्रिस्क्राइब मोड में आ जाएंगे, जो भी अपने ऑनलाइन मोड है वो अपने प्रिस्क्राइब मोड में आ जाएंगे। ये अगर अमाउंट 10,000 से ऊपर चला गया तो अपना पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा डिसअलाउ, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा डिसअलाउ। अब मेरी बात समझो, ये ऊपर का कचरा उड़ा देते हैं हम।
तो चलो मैं एसएससी हूँ यहाँ पे, मैं किसी भी पर्सन को कोई भी पेमेंट कर रहा हूँ, कोई भी मतलब परचेस किया होगा उसका भी अगर पेमेंट कर रहा हो, कोई भी पर्सन लेते, समझो कौन लेते, गोलू लेती, गोलू को हम पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ गोलू को, अब गोलू को कोई भी पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ क्या बोला है, सिंगल पर्सन को होना और इन सिंगल डे होना, अब ये सिंगल डे पहले जब सेक्शन हुआ था तब ये सेक्शन बस सिंगल पर्सन को हुआ करता था, मतलब सिंगल डे का कंसेप्ट नहीं था। कोई भी पेमेंट कर रहा है अपन सिंगल पर्सन को, तो ये अमाउंट 10,000 के ऊपर जो अमाउंट था वो डिसअलाउ हो जाता था। पर लोग क्या करते थे, अब सिंगल पर्सन को 10,000 के ऊपर होना ना पेमेंट, तो 9,000 एक ही दिन में उसको ट्रांसफर कर देते थे। अब सिंगल पर्सन को हुआ है सिंगल डे में हुआ, मतलब सिंगल डे पहले नहीं था, तो कोई भी पर्सन को अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट गया तो वो डिसअलाउ हो जाता है। तो लोग क्या करते थे, एक ही दिन में उस पर्सन को 9,000 दे देते, तो वो अपने अलग हो जाता था। अब चलो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। अपन हम गोलू को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, अब गोलू को हमने 10,000 से ऊपर पेमेंट कर दिया, 10,000 से ऊपर फॉर एनी एक्सपेंडिचर, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ। समझो हमने उसको लिया 15,000 उसको दिए हमने, तो पूरा का पूरा 15,000 हो जाएगा डिसअलाउ। पर हमने अकाउंट पे चेक से दिया, अलग हो जाएगा, ड्राफ्ट से दिया अलग हो जाएगा, ईसीएस से दिया अलग हो जाएगा, यूपीआई किया हमने अलग हो जाएगा, आरटीजीएस किया हमने अलग हो जाएगा, एनईएफटी किया हमने अलग हो जाएगा, बेरर चेक दिया हमने डिस अलग हो जाएगा, क्रॉस चेक दिया हमने डिस अलग हो जाएगा, अकाउंट पे चेक दिया हमने अलग हो जाएगा, अकाउंट पे चेक दिया अलग हो जाएगा, अकाउंट पे चेक दिया क्योंकि अकाउंट पे चेक हमने को अलग हो। तो अगर ये सारे पेमेंट किए हमने, तो बेरर चेक, क्रॉस चेक किया, कैश में दिया या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कैश में दिया, तो अपना डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है वो कैश में कर देते थे, और अपना एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ गया तो अपना नेट प्रॉफिट जो है अपना कम हो जाता है, नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो अपना टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन जो कैश में निपटा देते, पूरा का पूरा अमाउंट कैश में अगर दे दिया, पूरा का पूरा अमाउंट कैश में दे देता, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता था, एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद नेट प्रॉफिट भी अपना कम हो जाता था और टैक्स की कम पे करते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला 10,000 तक तू अमाउंट दे रहा है, 10,000 तक तू अमाउंट दे रहा है तो चल जाएगा, पर 10,000 से ऊपर गया तूने कैश में अमाउंट दिया तो वो डिसअलाउ हो गया, वो जो एक्सपेंसेस है वो गया, एक्सपेंसेस चला जाएगा, वो अपना एज ए यहाँ पे नेट प्रॉफिट में वो अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा, वो अमाउंट अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा और उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब नेट प्रॉफिट अपना बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, एनी एक्सपेंडिचर टू अ सिंगल पर्सन होना, मतलब एक ही पर्सन होना और सिंगल डे में होना। अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पे क्या बोला है, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में होना। मेरे पास ये एप्पल का फोन, मेरे पास ये एप्पल का आईफोन, और ये स्टोर एप्पल का स्टोर। अब मैंने एक्सपेंडिचर किया, मेरा फोन खराब हो गया समझो, और मैंने एक्सपेंडिचर करा। अब एक्सपेंडिचर जो है ना उसका है बिल 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का मेरा कोई डिस्प्ले चला गया है, कोई भी एक्सपेंडिचर समझो, कोई खराब पार्ट खराब हो गया तो उसको मैंने स्टोर को दिया, स्टोर ने बोला 30,000 रुपए लगे। अब मैं क्या सोचूंगा, अगर मेरे पास कैश है, मैं कैश देने की सोच रहा हूँ, अगर मैंने 30,000 रुपए उसको दे दिया तो पूरा का पूरा हो जाएगा मेरा डिसअलाउ, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैं स्टोर वालों को क्या बोलूंगा, तो एक काम करना, 30,000 तेरे को देना ही है ना, मैं क्या करूंगा, तेरे को हर रोज 3-3 हज़ार रुपए ट्रांसफर करूंगा, हर रोज 3-3 हज़ार रुपए मैं ट्रांसफर कर लूंगा और 10 दिन में अपना हिसाब बराबर कर देंगे। तो स्टोर वाला क्या बोलेगा, भाई मेरा स्टोर है, एप्पल का स्टोर है, पूरा का पूरा इन्वेंट्री यहाँ पे मेंटेन होता है, हर एक चीज का बिलिंग यहाँ पे होता है, पूरा का पूरा इन्वेंट्री यहाँ पे मेंटेन होता है। अब ये इन्वेंट्री मेंटेन करना है मेरे को पूरा का पूरा। अगर ये इन्वेंट्री समझो, ये जो पार्ट ये 30,000 का ही है, तो मैं इसका हर रोज 3-3 हज़ार रिकॉर्ड करूंगा, तो यहाँ पे मेरे जो ऊपर बैठे वाले लोग हैं उनको डाउट आ जाएगा, ये कुछ तो भी गफला कर रहा है,
ये कुछ तो भी गफला कर रहा है। तो यहाँ पे अगर छोटा स्टोर होता था, कोई भी चाइना प्रोडक्ट होता था और चाइना का प्रोडक्ट होता था और उसको मैं बोलता था कि ये मैं तेरे को 3-3 हजार रुपए रोज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे वो अलग हो जाता, पर ये स्टोर है, ये पूरा का पूरा प्रॉपरली मैनेज करता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज करता है। तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस गवर्नमेंट खुद कम कर ले रहा है। फ्रॉड के चांसेस मतलब जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको अगर हमने 10,000 से ऊपर पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे वो पूरा अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ। अब आप सोचेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे एडजस्टमेंट करती होंगी, तो क्या बोला है यहाँ पे कि सिंगल पर्सन को सिंगल डे में होना है ना, तो हम अलग अलग दिन पे दे देंगे, उसको अलग अलग दिन पे दे देंगे। एक हफ्ते का पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगा, एक हफ्ते का पूरा एडजस्टमेंट हो गया तो हम उनको पूरा एक्सपेंस जो है वो अपना पूरा अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको दिन के एंड में ही उनको बोलना पड़ता है, जो अपने ऊपर के ऑफिसर है मतलब हेड ऑफिस को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, कि आज हमारे पास इतनी कैश आई है, इतनी कैश आई है, इस पर्सन ने अपने को इतनी कैश दी, और ये रिपोर्टिंग करना पड़ता है हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस कि वहां पे पूरा एडजस्टमेंट होता है। मतलब जो कैश जो उनके पास आई है वो पूरा का पूरा वहां पे जो है वो लीगल करने की कोशिश करते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उनको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, उनके जो बिजनेस है उसके ऊपर बहुत सारे लोग, उनका घर बार चलता है। तो यहाँ पे बड़े जो सेक्टर होते हैं, बड़े जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, वहां पे ये चांस कम होते हैं कि हम उनको अलग अलग डे में पेमेंट करेंगे और वो अपना अलग हो जाएगा, वैसा नहीं होता। पर कोई भी छोटा बिजनेस रहा, समझो मोहित को मैं बोल रहा हूँ, मोहित मेरा दोस्त है, अच्छा खासा दोस्त है मेरा, और उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो क्या बोलेंगे, चल हम अलाउ कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर स्मॉल इंडस्ट्री रहा या फिर कोई स्मॉल बिजनेस रहा, तो यहाँ पे ये चांस अभी भी, यहाँ पे फ्रॉड करने का चांस अभी भी है कि उसको मेरे को 40,000 का पेमेंट कर रहा है, सिंगल डे नहीं दे रहा हूँ मैं, सिंगल पर्सन को नहीं दे रहा हूँ, मतलब सिंगल पर्सन है पर सिंगल डे उसको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर रोज उसको 4-4 हजार दूंगा और 10 दिन में मेरा हिसाब क्लियर कर दूंगा, 10 दिन में मेरा हिसाब कर दूंगा। तो अगर स्मॉल रहा तो उधर वो एडजस्ट हो सकता है, पर बड़ी जो इंडस्ट्री होती है वहां पे पूरा ऑर्गेनाइज होता है, तो वहां पे ये चांस कम होते हैं, ये फ्रॉड करने के चांस कम हो जाते हैं कि हम उसको अलग अलग दिन में पैसे देंगे। अब ये अगर मोहित को मैंने अलग अलग दिन में अगर ये पैसे दिए, ये 10 दिन मैंने अलग अलग पेमेंट को पैसे दिए, तो यहाँ पे मेरा 40,000 का डिडक्शन जो है वो अलग हो जाएगा। क्या हाँ, सिंगल पर्सन है, पर क्या सिंगल डे में हुआ है? नहीं, सिंगल डे में नहीं हुआ है, मैं अलग अलग दिन में दे रहा हूँ उसको, तो ये 40 का 40,000 ये पूरा यहाँ पे अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि हर एक दिन में मेरी अलग अलग एंट्री आ जाएंगी। पर अगर ये असेसमेंट में खुला और एओ को समझ में आया कि ये बिल एक ही बिल है, एक ही एक्सपेंडिचर है और उसके अलग अलग बिल में हम दे रहे हैं, अलग अलग अमाउंट में उसको हर एक दिन पैसा दे रहे हैं, तो एओ यहाँ पे डिसअलाउ कर सकता है। एओ के पास पावर है, क्योंकि वो आप यहाँ पे फ्रॉड कर रही है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मोहित ले लेते हैं, उसने मेरे को 2 बिल दिए, मतलब एक जो अमाउंट है उसका 5,000 का एक बिल है, और दूसरा जो बिल है वो मेरा 20,000 का है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे वर्ड तो लिखा है कि इफ असेसी मेक पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब अगर मैंने उसको ये जो 25,000 है, ये जो मतलब चलो अमाउंट चेंज कर ले, थोड़ा एग्जांपल इजी जाएगा अपने को। ये जो है ये मेरा समझो 7,000 है, ये मेरा 7,000 है। अब ये जो यहाँ पे बोला है एक्सपेंडिचर, अब एक यहाँ पे इफ एनी मतलब एक्सपेंडिचर जो लिखा है इस सेक्शन में, तो वो एक ही एक्सपेंडिचर होना, मतलब एक बिल की अमाउंट अगर 10,000 से ऊपर गई, एक बिल की अमाउंट अगर 10,000 से ऊपर चली गई और उसका पेमेंट किया हमने, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बिल है और 2 का पेमेंट मैं यहाँ पे 12,000 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 12,000 मैं कैश में कर दे रहा हूँ, कैश में कर दे रहा हूँ, कैश में उसको पेमेंट चल रहा है।
अब ये जो 12,000 है ये मेरा हो जाएगा अलाउ, ये जो 12,000 है वो मेरा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग एक्सपेंडिचर है और दो अलग अलग एक्सपेंडिचर का मैं उसको कैश में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो अमाउंट है ये जो अमाउंट है 12,000 में उसको कैश में दे रहा हूँ, ये अलाउ हो जाएगा। फिर से एक बार समझो, अगर मैं हूँ एसके और कोई भी मेरा सप्लायर समझो, सप्लायर ने मेरे को दो अलग अलग बिल दिए, एक 5,000 का बिल दिया और एक 9,000 का बिल दिया, एक 5,000 का बिल दिया और एक उसने 9,000 का बिल दिया। तो ये जो दो बिल है ये अलग अलग एक्सपेंडिचर ट्रीट होंगे, ये अलग अलग एक्सपेंडिचर ट्रीट होंगे। तो मैंने इसका पूरा कैश में कर दिया पेमेंट, बेयर चेक में कर दिया, 14,000 कैश में कर दिया, 14,000 बेयर चेक में कर दिया। तो ये 14,000 अलाउ हो जाएगा डिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ये अलग अलग एक्सपेंडिचर है, अलग अलग बिल है। पर यही अगर मोहित को मेरे को पेमेंट करना रहा 14,000 का एक ही बिल है, 14,000 का एक ही बिल है, एक ही एक्सपेंडिचर है और मैंने उसको कैश में कर दिया, मैंने उसको कैश में पैसे ट्रांसफर कर दिए, कैश में उसको कैश दे दिया उसके काउंटर पे, तो ये पूरा का पूरा 14,000 हो जाएगा डिसअलाउ, पूरा का पूरा 14,000 हो जाएगा डिसअलाउ। तो 14,000 हो जाएगा डिसअलाउ। पर अगर ये 14,000 मैं उसको अलग अलग दिन में दे रहा हूँ, एक दिन उसको 7,000 दिए और सेकंड दिन उसको 7,000 दिए, तो ये हो जाएगा फिर से अलाउ, क्योंकि एक ही पर्सन को मैं अलग अलग दिन में दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल डे पे नहीं दे रहा हूँ, सिंगल डे। तो कंडीशन दोनों चाहिए। तो एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बिल वाइज देखना पड़ेगा अपने को कि एक ही एक्सपेंडिचर है क्या। अगर दो अलग अलग एक्सपेंडिचर है, दोनों के अमाउंट अगर 10,000 से कम रहे और हमने कैश में दे दिया तो वो अलग अलग एक्सपेंडिचर माने जाएंगे और उसका अलग अलग पेमेंट हमने दिया ऐसा कंसिडर होगा। तो एनी एक्सपेंडिचर मतलब अपने को बिल वाइज चेक करना पड़ेगा। सिंगल पर्सन को अमाउंट देना सिंगल डे में देना चाहिए, सिंगल डे में देने को होना। अगर मैं अलग अलग दिन में दे रहा हूँ उसको, अलग अलग दिन में दे रहा हूँ तो वो अलाउ हो जाएगा, अब मैंने गोलू को पैसे देने मेरे को, मैंने सुबह 5,000 दिए, दोपहर को 5,000 दिए, शाम को 5,000 दिए, तो ये मेरे को अलाउ हो जाएगा क्या? नहीं, मैंने एक ही दिन में दिए उसको, DAY दिन लिखना था मेरे को, चलो एक ही दिन में दिए उसको, तो ये पूरा का पूरा 15,000 हो जाएगा डिसअलाउ। पर मैंने ये अलग अलग बिल के लिए दिए, मैंने ये एक अलग बिल है, ये एक अलग बिल है, ये एक अलग बिल है, तो मैंने उसको अलग अलग बिल के पैसे दिए, तो ये 15,000 अलाउ हो जाएगा कि यस 15,000 अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एक्सपेंडिचर के मैंने पैसे दिए हैं। तो प्लीज ठीक से फिर से एक बार, अगर समझ नहीं आएगा तो फिर से एक बार थोड़ा सा पॉज कर लो, पीछे जाओ और फिर से एक बार देखने की कोशिश करो। देखो, assessee make any payment for a expenditure for any expenditure। अब एक्सपेंडिचर अपने को बिल वाइज देखना पड़ेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम जा रहा हूँ एडजस्ट करने हैं। एक्सपेंडिचर अपने को बिल वाइज देखना पड़ेगा, मतलब अलग अलग बिल रहे और उसका अमाउंट 10,000 से कम रहा, और हमने उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो वो अलाउ हो जाएगा, सिंगल पर्सन को होना चाहिए, सिंगल डे में होना चाहिए, सिंगल डे में हो जाना चाहिए, तो वो अपना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ। समझ में आया? अब यहाँ पे अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड में सारे ऑनलाइन मोड, जितने भी ऑनलाइन मोड आपको लग रहा है कि ये लीगल है, मैंने ये पूरा डिस्कशन पिछले भी 1-2 लेक्चर में किया, जब हमने ये सेक्शन पढ़ा था, जब पेमेंट हो रहा है, ऊपर भी एक्चुअल पेमेंट हो रहा है परचेस करने के लिए, असेट परचेस करने के लिए, तब आपने ये सेक्शन पढ़ा है, तब भी मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज भी मैंने अच्छे से ये पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ रहे, तो आज भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर जो पेमेंट है, वो एक्सपेंडिचर है, वो अलग अलग बिल का रहा तो अपने को अलाउ हो जाएगा। सिंगल पर्सन और सिंगल डे में होना चाहिए, तब ये डिसअलाउ हो जाएंगे। सिंगल पर्सन रहा, सिंगल डे में रहा, तो ये अपना डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये जो 10,000 की लिमिट है, यही लिमिट 35,000 की हो जाएंगी अगर ये ट्रांसपोर्टर है, कोई भी ट्रांसपोर्टर को अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो ये लिमिट पूरी 35,000 की हो जाएंगी। पूरा सेम कंडीशन है, assessee make any payment of any expenditure
टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, पर ये सिंगल डे सिंगल पर्सन जो है वो ट्रांसपोर्टर होगा। अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड एक्सीड्स 35,000 यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, तो ट्रांसपोर्टर को अगर हमने 30,000 दिए, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में उसको हमने 30,000 दिए, तो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे 35,000 की लिमिट देखने मिलेगी। 35,000 से अगर ऊपर आ रहा हूँ, 35,000 से अगर ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा वो डिसअलाउ, यहाँ पे हो जाएगा डिसअलाउ। अब हमने क्या किया, हम जो अकाउंटिंग है वो अपना अक्रूवल बेसिस से कर रहे हैं। अपन अक्रूवल बेसिस मतलब हम पूरे अकाउंटिंग कर ले रहे हैं, यहाँ पे अक्रूवल बेसिस से अपन अकाउंटिंग कर ले रहे हैं। और हमने कोई भी एक्सपेंस किया और हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, 50,000 का यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके पैसे दिए क्या अब तक हमने नहीं, उसके पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे 50,000 दिए ही नहीं, तो यहाँ पे कोई पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं, मतलब पेमेंट का कोई सवाल ही नहीं आता है। 50,000 उसको हमने दिए नहीं आता। अब क्या हुआ, अब ये ईयर खत्म हो गया और नेक्स्ट ईयर में सब ये पढ़ लो। If expenditure is claimed as a deduction, in earlier year, अब हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया, यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 से कम। और हमने क्या किया, अक्रूवल बेसिस पे, अब तक हमने पेमेंट किया क्या, नहीं, अब तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो अक्रूवल बेसिस हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर रखा है, उसके हमने डिडक्शन भी क्लेम कर लिया। अब ये हमने नेक्स्ट ईयर में पे कर लिया अदरवाइज देन प्रिस्क्राइब मोड। अब अपना 23-24 है, 24-25 में हमने ये कैश में उसको दे दिए 50,000 रुपये, हमने 50,000 रुपये उसको हमने कैश में दे दिए, 50,000 रुपये उसको कैश में दे दिए। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुमने इस साल तो पेमेंट किया नहीं, तो ये जो अमाउंट है ये 50 रुपये इस साल तुमने अलाउ कर लिया एज ए डिडक्शन। अगर ये 50,000 रुपये तुमने इसी साल कैश में दे दिए होते, तो ये हो जाता था डिसअलाउ, पूरा का पूरा 50,000 डिसअलाउ हो जाता था। पर उस साल हमने पेमेंट तो किया नहीं, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे थे। अब नेक्स्ट ईयर हमने पेमेंट किया, तो ये पूरा का पूरा हमने कर दिया 50,000 कैश में, 50,000 कर दिया हमने कैश में। तो ये जो पूरा 50,000 ये हो जाएगा डिसअलाउ, और अपने नेट प्रॉफिट में इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका एक्सपेंसेस एज ए डिडक्शन हमने पिछले साल क्लेम कर लिया था। पिछले साल हमने एक्सपेंस जो है हमने क्लेम कर लिया था, डिडक्शन क्लेम कर लिया था, पर हमने ये पेमेंट अगले साल कैश में किया है, तो अपने को नेट प्रॉफिट में इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, अगले साल के नेट प्रॉफिट में इसको ऐड बैक करना पड़ेगा और अपने को प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा देना पड़ेगा। तो इफ एक्सपेंडिचर इज क्लेम एज ए डिडक्शन इन अर्लियर ईयर मतलब 23-24 में हमने एज ए एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे थे, और हमने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लिया, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे, और if such expenditure is paid subsequent year, in subsequent year में हमने पेड कर लिया अदरवाइज देन प्रिस्क्राइब मोड में हमने यहाँ पे पेमेंट कर लिया, मतलब अदरवाइज देन अकाउंट पे ड्राफ्ट ईसीएस और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड के अलावा कोई भी हमने पेमेंट कर लिया, मतलब कैश में पेमेंट कर लिया, बेयर चेक में हमने उसको पेमेंट कर दिया, क्रॉस चेक में उसको पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे वो हो जाएगा डिसअलाउ। मतलब ये अपने को जो हमारा डिसअलाउ हो गया था वो अपने को प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा, टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। जो अपना डिडक्शन हमने अलाउ कर लिया था वो अपने को टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी करना पड़ेगा, अपने को उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, एक मिनट होल्ड करना। कोई चेंजेस नहीं मैं देख रहा था, मैंने नोट्स बनाए थे तब देखा नहीं था इसका। तो चलो ये हो गया। अब चलते नेक्स्ट। अब ये जो 10,000 का लिमिट है, ये जो 35,000 का लिमिट है, ये कुछ केस में अलाउड ही नहीं होगा, कुछ केस में अलाउड, मतलब हमने 10,000 के ऊपर भी इन पर्सन को, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है, इनको अगर पेमेंट कर लिया 10,000 से ऊपर, मैंने 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए यहाँ पे पेमेंट कर लिया,
कैश में दे दिया, कैश में दे दिया, फिर भी यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे अलाउड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे कैश में पेमेंट करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, कैश में पेमेंट करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रिस्क्राइब मोड, अदरवाइज देन प्रिस्क्राइब मोड में हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने पेमेंट किया एज ए एक्सपेंडिचर, जो हमने पेमेंट किया वो अपने को यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, वो अपना यहाँ पे एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। तो पेमेंट मेड टू आरबीआई, बैंक, एलआईसी, गवर्नमेंट, कोई भी पेमेंट किया हमने एलआईसी को, गवर्नमेंट को, आरबीआई को, बैंक को, कोई भी पेमेंट किया हमने एलआईसी को, आरबीआई को, गवर्नमेंट को, बैंक को, तो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। 10,000 के ऊपर रहा तो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर हम क्लेम कर सकते हैं, 10,000 ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ बुक एंट्री, पेमेंट ऑफ बुक एंट्री, पेमेंट ऑफ बुक एंट्री मतलब अब हमने एक एडजस्टमेंट करनी है अपने को। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एसके मैंने यहाँ से परचेस किया, मैंने यहाँ से परचेस किया और इधर सेल कर, यहाँ पे सेल कर दिया, तो यहाँ से मेरे को पैसे आने हैं और यहाँ पे मेरे को पैसे देने हैं, यहाँ पे मेरे को पैसे आने हैं और यहाँ से मेरे को पैसे देने हैं। अब मैंने परचेस किया, परचेस की एंट्री क्या आएंगी, परचेस टू एक्स, और सेल की एंट्री क्या आई होंगी, कैश अकाउंट डेबिट, चलो वाई, कैश में नहीं, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। अब मेरे को यहाँ से 10,000 रुपये इसको देने हैं और 10,000 रुपये यहाँ से आने हैं, 10,000 रुपये यहाँ से आने हैं। तो मैं वाई को क्या बोलूँगा, वाई को बोलूँगा तेरे को मुझे पैसे देने हैं ना, तेरे को मुझे पैसे देने हैं ना, तू डायरेक्ट एक्स को पैसे दे दे, तू डायरेक्ट एक्स को पैसे दे दे, 10,000 रुपये तू डायरेक्टली एक्स को ट्रांसफर कर दे, एक्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएंगी अपनी, यहाँ पे अपने को कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, तो और यहाँ पे अगर कैश में दे देता तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता था, तो यहाँ पे अपना पूरा हो जाएगा अब रिवर्स, पूरा हो जाएगा अब रिवर्स, तो वाई हो जाएगा अपने को वाई, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई अपना आ जाएगा क्रेडिट साइड और एक्स आ जाएगा अपना डेबिट साइड, एक्स आ जाएगा अपना डेबिट साइड। देखो एक्स को हमने पेमेंट कर दिया, अब परचेस कर लिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स और एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हम अगर कैश में दे देते तो ये एंट्री मार देते, और यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स और कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, ये अगर कैश में पैसे आ देते थे तो अपन ये एंट्री मारते थे, ये एंट्री मारते थे। पर हमने क्या कर दिया, एक्स को बोल दिया, वाई को बोल दिया कि तू एक्स को पैसे ट्रांसफर कर दे, वाई को बोल दिया कि तू एक्स को पैसे ट्रांसफर कर दे, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई हो जाएगा, वाई जो है वो पूरा नील हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स का जो है यहाँ पे भी पूरा उसका इफेक्ट नील हो जाएगा, पूरा इसका इफेक्ट नील हो जाएगा। यहाँ पे हमने कहीं भी कैश का पेमेंट किया क्या, हमने एसएससी कौन है, एसके, एसएससी ने हमने कहीं भी कैश का पेमेंट किया क्या, नहीं, कहीं भी कैश का पेमेंट हमने नहीं किया, तो यहाँ पे ये सेक्शन अलाउ, मतलब ये सेक्शन का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो बुक एंट्री रही, कोई भी बुक एंट्री रही, कोई भी एडजस्टमेंट रहा, तो उधर ये सेक्शन काम में नहीं आएगा। इसके बाद में पेमेंट मेड वेयर बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, कोई भी गाँव खेड़ा, कोई भी वहाँ पे बैंक ही नहीं, कि वहाँ पे कोई बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी उधर सप्लाई नहीं होता है तो बैंक भी नहीं, पूरे के पूरे दिन रात वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गायब रहती है, कोई भी आदिवासी एरिया है वहाँ पे हमको पेमेंट करना है, वहाँ पे हमको पेमेंट करना है, तो वहाँ पे अब बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, बैंकिंग का चैनल ही नहीं है कोई इसको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे अपने को कैश के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको बोलना पड़ेगा ये ले कैश, ये ले अपना हो गया ट्रांजेक्शन सेटल, तो वहाँ पे हम कैश में पेमेंट दे सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट का हम अमाउंट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, अगर वो 50,000 रुपये से कम रहा और उसकी फैमिली को, तो रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब कोई भी पर्सन अपने साथ अपने यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है, वो अपने फर्म में काम कर रहा है वो, और उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के हम पैसे दे रहे हैं, मतलब जब भी वो रिटायरमेंट लेंगे तब उसको हम कुछ अमाउंट दे देते हैं, कुछ उसके लिए हम सेविंग करके रखते थे कि वो रिटायरमेंट होने के बाद उसको काम आ जाएगा, तो रिटायरमेंट बेनिफिट के हम उसको पैसे दे रहे होंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट के। पर ये जो पैसा ये 50,000 तक ही होने चाहिए, 50,000 से अगर ज्यादा होगा तो ये सेक्शन फिर से अप्लाई हो जाएंगे, ये सेक्शन फिर से अप्लाई हो जाएगा, मतलब 50,000 मतलब 70,000 उसको दे रहे हैं हम, 70,000 दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, तो 70,000 पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, पर 70,000 हम प्रिस्क्राइब मोड में दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, हम ईसीएस में दे रहे हैं, ड्राफ्ट में दे रहे, अकाउंट पे चेक से दे रहे, तो यहाँ पे अपने को एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। उनका काम चलो, इस वजह से मेरा रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है लेक्चर, कोई बात नहीं, कर लेना थोड़ा एडजस्ट, फिर भी मैं शाम को करता हूँ, मतलब हमको कैसे उनका भीड़ थोड़ा कम हो जाता, पर कोई नहीं, आप कर लेंगे एडजस्ट। तो पेमेंट कर रहे हैं हम कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट के
कोई भी एम्प्लॉय को एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा दे रहे हैं हम उसको, और ये अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, पर 50,000 से कम है तो उसको हम कैश में दे सकते हैं, बेरा चेक में दे सकते हैं, क्रॉस चेक में दे सकते हो, वो वहाँ पे हो जाएगा अलग। कोई भी पर्सन को हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, who is posted to a place other than his normal place of duty for 15 days or more, तो उसको हम पैसा दे रहे हैं। मतलब कोई एम्प्लॉय है, अब यहाँ पे नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस उसका मुंबई था, वो मुंबई में काम करता था, पर उसको हमने शिमला भेज दिया, 15 दिन से 20 दिन के लिए हमने उसको शिमला भेज दिया, 20 दिन हमने उसको शिमला भेज दिया, तो उसके पैसे दे रहे हैं हम उसको, तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय हु इज पोस्टेड टू प्लेस अदर देन हिज रेगुलर प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर 15 डेज और मोर, 15 डेज और मोर के हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसको अलाउ हो जाएंगे, यहाँ पे उसको अलाउ मतलब सेक्शन अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। उसके बाद में पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, लाइव स्टॉक, तो यहाँ पे कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं किसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए, फिश के लिए या फिर लाइव स्टॉक के लिए, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है, या कोई लाइव स्टॉक के लिए हम उसको पैसे दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर लिखा है, कोई भी प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पे मेरे को कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है और उसने परचेज किया, उससे मैंने परचेज किया, कुछ तो भी परचेज किया मैंने और उसको पेमेंट देना है, मेरे को उसको पेमेंट देना है, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब मैं उसको 20,000 25,000 कितना भी कैश में दे सकता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पोल्ट्री प्रोडक्ट है, लाइव स्टॉक है। पर कोई भी मिडल मैन रहा, मतलब मैं कोई भी मिडल मैन रहा यहाँ पे, और यहाँ पे ये मिडल मैन करता है क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उनसे परचेज करता है और फिर मेरे को बेचेगा। अब यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर को दे रहा हूँ क्या, जो मिडल मैन है, जो एजेंट है, जो बीच में ब्रोकर है, वो प्रोड्यूसर है क्या, नहीं, वो प्रोड्यूसर नहीं है। तो अगर मैं इसको पैसे दे रहा हूँ 10,000 15,000 20,000 में इसको पैसे दे रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। पर अगर मैं डायरेक्टली इसको एग्रीकल्चरिस्ट को दे रहा हूँ, डायरेक्टली पोल्ट्री फार्मर को दे रहा हूँ, तो वहां पे सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, मैंने उसको ज्यादा अमाउंट भी दे दी कैश में, तो ये सेक्शन यहाँ पे वो डिसअलाउंस नहीं कर देगा, वो अमाउंट का डिसअलाउंस नहीं कर देगा। तो यहाँ पे दिखा है नो एनी मिडल मैन और ट्रेडर, मतलब कोई भी ब्रोकर नहीं होना, कोई भी मिडल मैन नहीं होना, कोई भी एजेंट नहीं होना, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को पैसा जाना चाहिए। अगर डायरेक्टली प्रोड्यूसर को पैसा गया तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, मतलब जितना भी अमाउंट दिया वो अपना अलाउ हो जाएगा, एज ए एक्सपेंडिचर वो अमाउंट अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में पेमेंट for purchase of product manufactured or produced without the aid of power of cotton in a cotton industry to producer of such product। तो कोई भी हम कॉटन इंडस्ट्री के लिए कॉटेज इंडस्ट्री के लिए पैसे दे रहे हैं, कोई भी वहां पे पावर यूज नहीं हो रहा है, कोई भी वहां पे पावर नहीं यूज हो रहा है, विदाउट द एड ऑफ पावर इन कॉटेज इंडस्ट्री टू प्रोड्यूसर, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री में हम कोई भी पैसा दे रहे हैं, उनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया हमने और उसके लिए हम उसको पैसा दे रहे हैं, उसको कैश में भी पैसा दिया तो अलाउ हो जाएगा। पर उन्होंने जो है वो पावर यूज करने को नहीं होना, कोई भी पावर, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे उसके लिए कोई भी पावर यूज करने को नहीं होना। तो कॉटेज इंडस्ट्री में जो भी हमने पैसा दिया वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। पर उसने अगर पावर यूज किया, कोई भी पावर यूज किया और उसको हमने पेमेंट कर दिया 15,000 20,000 कैश में दे दिया, तो वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर अपना हो जाएगा डिसअलाउ। उसके बाद में कोई भी एजेंट को हमने पैसे दिया, वो एजेंट जो क्या कर रहा है, वो अपने जो ऊपर जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर से हमने प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे बोला है कि कोई भी मिडल मैन नहीं चाहिए, पर कोई भी एजेंट है ऐसा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में और वो इनको पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो अलाउ हो जाएगा। और यहाँ पे
कोई भी ऑथराइज डीलर है, मतलब मनी चेंजर जो बैंक होते हैं यहाँ पे ऑथराइज डीलर अपने इंडिया में बैंक होते हैं, या फिर कोई जो टूरिस्ट कंपनी होती है वो भी कभी कभी मनी चेंजर होती है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए कोई मनी चेंजर होना, तो उनके लिए भी हमने कोई भी पैसा दिया या फिर ट्रैवलर चेक दिया, कोई भी ट्रैवलर चेक दिया उन्होंने या फिर कोई पैसा दिया, तो पेमेंट मेड बाय ऑथराइज डीलर और मनी एक्सचेंजर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रैवलर चेक, तो उनका इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये जो अमाउंट है उसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, समझो बैंक कोई भी सैम नाम का पर्सन है, सैम नाम का पर्सन इंडिया में आया और उन्होंने उसको सैम ने उसको डॉलर दे दी, क्योंकि उसको अपना इंडिया घूमना है, अपना इंडिया उसको घूमना है, या अपना इंडिया उसको घूमना है, तो उसके लिए उसने डॉलर दे दिया, बैंक वालों को डॉलर दे दिया। ये भारत माता की जय, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ तो पूरा भारत अच्छे से बना दूँ, पर उसने डॉलर दिए दिया बैंक को, और बैंक ने उसको रुपया दे दिया, अपना इंडियन रुपीज दे दिया, तो ये रुपीज उसने कैश में दिया होगा, तो ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब ट्रैवलर चेक क्या होता है, अब सैम नहीं चाहता कि वो डॉलर लेके आए, अपने जेब में सारी के सारी जेब उसके डॉलर से भरी हुई रहे, तो सैम क्या कर रहा है, उसकी जो बैंक है वहां पे जाता है और डॉलर, जितने भी डॉलर उसको इंडिया में खर्च करने हैं उसका एक ट्रैवलर चेक बना के लेता है, मतलब ये जो डॉलर है वो उसके बैंक में जाता है और बैंक में डॉलर जमा कर देता है और बैंक को बोलता है कि मुझको एक ट्रैवलर चेक दो, मेरे को एक ट्रैवलर चेक दो। अब सैम इंडिया में आता है और सैम जो इंडिया की बैंक है, जो ऑथोराइज डीलर है, उनको ये ट्रैवलर चेक दे देता है। ट्रैवलर चेक देने के बाद बैंक उनको फिर से डॉलर की बदले, मतलब ये ट्रैवलर चेक के बदले रुपया दे देती है, और उसका जो अमाउंट है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रहा, तो ये जो अमाउंट उनको कैश में दे दिया, तो उसका अलाउ मतलब डिसअलाउड नहीं होगा, ये सेक्शन में वो डिसअलाउड नहीं होगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो देखो हमको क्या करना है, इफ असेसिंग मेक पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर बिल वाइज चेक करना है इन अ सिंगल पर्सन, टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, अदरवाइज देन account pay check, draft, ECS or any other prescribed mode exceeds 10,000, then such expenditure is allowed। पर GTA का रहा, GTA मतलब ट्रांसपोर्टर का रहा, ट्रांसपोर्टर रहा, तो उसको हम 35,000 तक कैश में दे सकते हैं, 35,000 से हम उसको बेयर चेक दे सकते हैं या फिर क्रॉस चेक दे सकते हैं। अगर हमने डिसअलाउड कर लिया एक्चुअल बेसिस पे, ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर दिया और अगले साल हमने उसको कैश में दे दिया, या बेयर चेक में दे दिया, क्रॉस चेक में दी है, तो अपना वो पीजीबीपी इनकम हो जाएगा और उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ऐड करना पड़ेगा एज ए डिसअलाउंस। अब यहाँ पे जो लीज देके रखे उनको हमने कैश में दे दिया, फिर भी यहाँ पे जो है 10,000 या 35,000 का यहाँ पे लिमिट नहीं लगेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। अब देखो कोई भी प्रोविजन रही, अब प्रोविजन का क्या है, किसकी रिलेटेड प्रोविजन है ना, ग्रेचुटी के रिलेटेड प्रोविजन हो, क्या ग्रेचुटी के रिलेटेड अगर प्रोविजन है, ऊपर हमने सेक्शन में पढ़ा था कि अप्रूव्ड ग्रेचुटी रहे और उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया,